2 of cost, time, value and place of supply. Now we are going to solve all the questions of value of supply. ठीक है, टॉस का हमने पहले से कर लिया था, टॉस का हमने पहले से कर लिया था, हम करते हैं वैल्यू सप्लाई. ठीक है, टाइम सप्लाई का हो चुका है. अब है इसका पहला क्वेश्चन. एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थे शायद हम लोग, राइट? वेट अ सेकेंड. ओके ओके ओके, बहुत नीचे चला गया. हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉस. वॉस से हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, स्टार्ट. सो हमें ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो है 40,000 का मार्केट परचेज किया है. ठीक है ना, 20 ईच का है एंड इसकी जो है मार्केट वैल्यू 23 की है एंड 15,000 जो इसके पे एक्सपेंसेस लगाया था, इसका जो है वैल्यू सप्लाई निकालो. तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा जो ये अमाउंट, इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे अमाउंट, तो हम लेंगे 20 वाला. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बताया गया है ना कि मिस्टर एक्स की सिस्टर है बोल के. तो ये जो सिस्टर है ना वो रिलेटेड पार्टी के अंदर नहीं आती है. ठीक है, ये जो है रिलेटेड पार्टी के अंदर नहीं आती है बिकॉज मिस्टर एक्स और अनिका स्पेशली ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है. मिस्टर एक्स और उसकी सिस्टर जो है ना वो रिलेटेड पार्टी है, बट यहाँ पे तो उनका रोल है ही नहीं. यहाँ पे तो परचेज कर रहे हैं हम कंपनी से. अब कंपनी में हम मेरी सिस्टर काम कर रही हो या नहीं कर रही हो वो मैटर नहीं करता. ठीक है, वो एम्प्लॉय है ना वहाँ पे, इसीलिए. तो इसलिए यहाँ पे जो है ये रिलेटेड पार्टी नहीं है. रिलेटेड पार्टी होते ना तो हम जो है यहाँ पे 23 वाला जो है वैल्यू लेते हैं. अदरवाइज जो है हम यहाँ पे 20 वाला वैल्यू लेंगे एंड यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 के मार्केट से. 2 4 80,000 का ये हो गया एंड 8 लाख का ये हो गया एंड देन जो है 15,000 का हमारा एक्सपेंसेस हुआ है तो इसको माइनस करेंगे. सॉरी, माइनस नहीं होगा, ये एक्सपेंसेस जो भी होगा ऐड हो जाएगा. वैल्यू सप्लाई इसी को बोलते हैं कि हमारा जो भी जो कंसिडरेशन है, सेल जितने हम खरीद रहे हैं वो कंसिडरेशन एंड इसमें प्लस हो जाता है हमारा हर कोई जो भी एक्सपेंसेस है ना वो. देखो यहाँ पे मैं आपको प्रोविजन बताती हूँ. प्रोविजन क्या क्या बोलते हैं, प्रोविजन में क्या क्या आता है. ठीक है, ओके. वैल्यू सप्लाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वैल्यू सप्लाई इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. ठीक है, इसमें 2 चीज़ें होती है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन. ये रहा देखो इंक्लूजन. इंक्लूजन में ना क्या क्या चीज़ दी गई. देखो हमारा जो भी सीरियल वैल्यू होता है ना उस ट्रांजेक्शन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं. यहाँ पे कौन से क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ट्रांजेक्शन वैल्यू. ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जितना भी हम टैक्स लगा रहे हैं, और ड्यूटीज़ जो भी हम पे कर रहे हैं, सेल्स पे कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, जो भी दूसरे चार्जेस है, जो भी अंदर कोई भी अदर लॉज के अंदर. ठीक है, अदर देन ये GST वाले लॉज के छोड़ के जो लॉ के अंदर हम चार्जेस पे कर रहे हैं वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे. फिर क्या ऐड होगा? हमारा जो भी अमाउंट है जो सप्लायर को पे करना, सॉरी रिसिपिएंट को पे करना था लेकिन सप्लायर ने पे कर दिया. ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई. ठीक है ना, कौन पे करना था? सप्लायर इज लाइबल टू पे, बट पे किसने कर दिया? हैज़ बीन इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ने पे कर दिया. तो वो भी हम जो है ऐड कर देंगे इसके अंदर. बट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड एंड पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विस. यानी कि अगर हम गुड्स और सर्विस के लिए दे रहे हैं ना तो उस प्राइस पर हम नहीं करेंगे, हम उसको लेंगे जो पेएबल था उसके द्वारा वो. इफ इट्स सॉट टू इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस सच एज सप्लायर एक्चुअली लाइबल टू इंकर बट इंकर बाय रिसिपिएंट ने इंकर कर दिया तो वो में ऐड कर देंगे. फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी जैसे पैकेजिंग हो गया, कमीशन हो गया एंड यहाँ पे और भी चीज़ें आती है जैसे हमारे फ्राइट, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, कमीशन एंड वेटमेंट भी होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वेटमेंट? नीचे लिखा हुआ है तो. ठीक है, तो ऑब्वियसली पे वो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना उसको हम ऐड कर लेंगे वैल्यू सप्लाई में, ट्रांजेक्शन वैल्यू में. फिर हो जाएगा ये इंटरेस्ट और लेट फी. हम लेट फी पे करें, पेनल्टी पे करें डिलेड पेमेंट के लिए तो वो भी हमारा ऐड हो जाएगा. फिर सब्सिडीज़ जो भी हमें मिल रही है वो ऐड हो जाएगा. ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सिडीज़ ऐड हो रही है. प्लीज़, सब्सिडीज़ क्या हो रही है? ऐड हो रही है. ठीक है, हमारा एक्चुअल ट्रांजेक्शन निकालने के लिए जो सब्सिडी से मैनेज करते हैं ना. हाँ, अगर हमें जो भी वैल्यू उसमें से अगर सब्सिडीज़ हमें मिल रही है CGST से तब उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे. अगर हमें कोई दूसरी जगह से मिले, जैसे कोई ट्रस्ट से हमें मिल रही है सब्सिडी तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब उसको हम ऐड कर देंगे. ठीक है ना, अगर वो गवर्नमेंट से दी हुए तो नहीं करेंगे ऐड. तो ये हमारा इंक्लूजन था. एक्सक्लूजन में हमारे सिर्फ डिस्काउंट आता है. ठीक है ना, एक्सक्लूजन के अंदर हमारे साथ डिस्काउंट आता है. डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट आता है हम रिविजन कर ले रहे हैं देखो साथ में. तो बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई जो है अगर हमने दिया है ड्यूली रिकॉर्डेड है डिस्काउंट इन द इनवॉइस इशूड. ठीक है ना, अगर रिकॉर्डेड है तो हम उसको क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे. ठीक है ना, और डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, ये बिफोर सप्लाई है या आफ्टर है. आफ्टर सप्लाई अगर हमने किया है और डिस्काउंट वॉज नोन एंड एग्रीड, मतलब हम दोनों पार्टीज को पता था उसके बारे में, दोनों ने एग्री किया था. ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे. ठीक है ना, एंड एस्टैब्लिश इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर इनटू एंड बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई. तो मतलब ये वही वाली बात है कि भी जो है
हम दोनों को नोन है और एग्रीड है तो, और टैक्स ITC एस इज attributable to the discount on the discount of the document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। यानी कि ITC जो था ना, वो जो जितना एक्सटेंट जितना ITC हम डिस्काउंट के लाइक डिस्काउंट को एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या हो गया कि जो है जो रिलेटेड है डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी जो हमारा टैक्स होगा ना, ये डिस्काउंट होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो ITC होगा उसे हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे ITC। तो ये दो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे एक्सक्लूजन में, बस दो चीज़ें ही हैं। तो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये करते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, सिचुएशन दी हुई है। इसमें जो है क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है एवरी मंथ 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लैरिफिकेशन वगैरह है, ठीक है, ये जाने दो। क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है पहले से। यामा स्वामी है, मैन्युफैक्चर करता है गुड्स, इसका प्राइस दिया हुआ मशीन का ये, पैकेजिंग चार्जेस क्या है 20,000 का, डिजाइनिंग चार्जेस है ये सारी चार्जेस जो है ना वो ऐड हो जाएगी। फाइट आउटवर्ड डिस्काउंट दिया 2% का, ठीक है ना, टू द कस्टमर। 2% किसका है, हमारा ये प्राइस ऑफ मशीन का है, ठीक है ना। तो प्राइस ऑफ मशीन 2% यानी कि हमारा 2,000 तो 1% होता है, ओके 4,000 का हमारा क्या हो गया, 4,000 का डिस्काउंट, ये माइनस कर देंगे। ये सारी ऐड चीज़ें हो गई, माइनस करके हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई दैट 2,74,000 मशीन की। तो यही था इसमें, ये तो बड़ा इजी था। दूसरी चीज़ें होता है जिसमें लिखा होता है कि सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसको जो है हम माइनस नहीं करना होता, तो वो हमें क्या करना होता है, ठीक है। जब मैं बड़े बड़े जो है दिया हुआ होता है ना एडजस्टमेंट, तो उसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मंथली फ़ी चार्ज किया हुआ है इंस्टीट्यूट से फ्रॉम, ये क्या है, ABC इंस्टीट्यूट है, ये प्रोवाइड करती है कोचिंग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मंथली फीस कितनी चार्ज कर रहा है, 30,000 का। नोन इंस्टीट्यूट है फॉर इट्स कमिटमेंट, ये सब छोड़ो। अंडर प्रिविलेज को दे रहा है 10 स्टूडेंट्स को एवरी ईयर, वो क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। अब इसको ना इसको क्या मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है 20,000 की लमसम में। लमसम का मतलब क्या होगा कि ये एट्रीब्यूटेबल टू वो नहीं है, डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है उससे, हमारे मंथली जो चार्ज कर रहे हैं फीस उससे। तो इसीलिए जो है हम इस जो 20,000 का जो है ना सब्सिडी, उसका जो है एडजस्टमेंट अलग हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जो है एक्सक्लूड कर देंगे। देखेंगे तो आगे हम लोग। इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड, उसको रिसीव कितने 6 लाख का कोचिंग फीस रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द मंथ। एनजीओ वर्किंग, एनजीओ ने इसका सब्सिडी दिया है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर है ड्यूरिंग द मंथ इसको सर्विंग, क्यों दे रहा है, ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को सर्व कर रहा है। अगर देखो ये जो एनजीओ है ना, उसने अगर लाइक ऐसा अगर किया होता कि ऐसे 10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया है, 30,000 का है, तो 10 to 30,000 कितना हो जाएगा, 3 लाख। अगर उसने 3 लाख का सब्सिडी दिया होता कि तुमने 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और तुम्हें 30,000 का एक स्टूडेंट को देते हो, तो चलो मैं आपको 10 स्टूडेंट्स का 3 लाख की सब्सिडी देता हूँ। तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, सब्सिडी को हम ऐड कर लेते हैं, राइट, इंक्लूड कर लेते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे हमें दिखनी है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड, यहाँ पे ये ध्यान रखना वर्ड डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सप्लाईज सब्सिडीज फ्रॉम SG and CG। तो जो है इन द गिवन केस दो सब्सिडी गिवन है बाई नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, सेम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू एज इट इज़ गिवन इन लमसम नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस ऑफ द सप्लाई बीइंग वैल्यूड। तो जो है वैल्यू सप्लाई जो होगा ना मेड, वो होगा 6 लाख का ही होगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पर दी भी नहीं है, एक्सपेंसेस वगैरह अगर वो दिया होता तो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ मिलेगी। फिर ये क्या है, सेकंड के टेस्टी बेकरी लिमिट प्रोडक्ट है, इसमें करता है बिस्किट्स एंड केक्स डीलर को। तो चार्जेस लिस्ट प्राइस जो है ना, लिस्ट प्राइस इट चार्जेस लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट एंड पेज GST अकॉर्डिंगली। गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड विद द डीलर, इट ऑफर्ड एडिशनल डिस्काउंट देता है वो, ठीक है ना, टू पुश द सेल्स एंड विदाउट प्राइवेट अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, बिटवीन देम फॉर ऑफरिंग सच डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो है कैन एडिशनल डिस्काउंट भी रिड्यूस, क्या हम इसको एक्सक्लूड करेंगे हमारे ट्रांजेक्शन वैल्यू से या नहीं, ये पूछ रहा है इसमें। तो ये जो है बट नॉट नोन एंड एग्रीड, नोन भी नहीं था, एग्रीड भी नहीं था टाइम ऑफ अप्लाई के टाइम पे, तो इससे जो है इस चीज़ को क्या कहेंगे, हम कैन नॉट भी रिड्यूस नहीं किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है। अब है ये भी एग्जांपल, ये एग्जांपल ध्यान रखना जरूरी नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। क्या है, न्यू फ़ोन है, ऐसे सप्लाई किया, ये वो है कि अगर तुमने जो है एक गुड के बदले दूसरा गुड हम दे रहे हो, एक्सचेंज हो रहा है एक गुड का दूसरे गुड में, तो उस केस में वैल्यू सप्लाई कैसे निकलेगा, उसका वॉस कैसे निकलेगा। तो एक न्यू फ़ोन था 20,000 का, ठीक है, अलॉन्ग विद एक्सचेंज ऑफ न्यू फ़ोन, यानी कि तुम एक तो गुड न्यू फ़ोन ले रहे हो 20,000 का, और उसमें जो है तुम दे रहे हो ओल्ड फ़ोन भी,
ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000, तो द ओपन वैल्यू ऑफ द न्यू फोन इज 24,000, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, न्यू फ़ोन जो है ना वो सप्लाई कर रहे हो कितने रेट में कर रहे हो, 20,000 के रेट में। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 24,000, ठीक है। क्योंकि तुम एक तो ये कर रहे हो कि ऊपर से तुम ओल्ड फ़ोन जो है एक्सचेंज कर रहे हो, ओल्ड फ़ोन। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, वॉस क्या बनेगा, हमारी वॉस बनेगी ये, बिकॉज ये क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू बोलते हैं इसको, ओपन मार्केट वैल्यू, इसको वॉस मान लेंगे, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लैपटॉप पे सप्लाई किया है 40,000 का लैपटॉप है, ठीक है। अलॉन्ग विद बाटर ऑफ प्रिंटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंटर का बाटर हो रहा है, यानी कि लैपटॉप दे रहे हो और साथ में लैपटॉप खरीद रहे हो, साथ में जो है तुम अपना प्रिंटर दे रहे हो, ओल्ड प्रिंटर दे रहे हो, ठीक है ना। तो इस केस में जो है दैट इज मैन्युफैक्चर बाय द रिसिपिएंट, द वैल्यू सप्लाई नोन वैल्यू सप्लाई क्या है, नोन है एट द टाइम सप्लाई इज 4,000 रुपीज़, बट ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज़ नॉट नोन। ओपन वैल्यू जो है मालूम, ओपन मार्केट वैल्यू मालूम नहीं है, बट प्रिंटर की जो वैल्यू है ना, इस प्रिंटर की वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपीज़ है। हाँ, तो अब जो है हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिला के 40,000 हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है ना ओपन मार्केट वैल्यू वो हमें पता ही नहीं था, तो हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, बस इतना ही है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो तुमने वो डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ था, अगर ये फिर समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि एक में हमें जो है ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई थी, तो हमने ओपन मार्केट वैल्यू ली, दूसरे में हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया, जो जिस चीज़ के एक्सचेंज में हमने दिया है ना, उस चीज़ का वैल्यू और जो जितने में हमने खरीदा है उसका वैल्यू, इन दोनों का मिला के हमने जो है वॉस निकाला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब है ये इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑर्गेनाइज करे लार्ज स्केल में इवेंट्स, मैरिजेस, बर्थडे पार्टीज एंड ये सब चीज़ें बाई अनदर ओन्ड बाई, ओन कौन कर रहा है, अनदर कंपनी कर रहा है, ठीक है ना, ओन वो है, उसका नाम क्या है, मिस्टर शर्मा। अब अनदर इवेंट ऑर्गेनाइजर है ABC लिमिटेड, गुड़गांव में, को कॉन्टैक्ट करता है XYZ लिमिटेड से, ठीक है। जो मिस्टर शर्मा की जो कंपनी है ना, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसके साथ क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट में कंटर कर रहा है ABC लिमिटेड, ठीक है। तो अरेंज करता है एक सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट, इसमें चार्ज कितना करा है, 16 लाख का। अब कंपनी ने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया द सेम वर्क टू मेसर्स वेल इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, तो दूसरी कंपनी को उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर नहीं किया, सब कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम करो ये काम, कंट्रोल मैनेज भाई, वो भी कंट्रोल मैनेज किससे हो रहा है, मिस्टर शर्मा के द्वारा ये हो रहा है, ठीक है ना, फॉर 12 लाख रुपीज़ है। वेल मैनेजमेंट जैसा जिसका चार्ज कर रहा है 12,40,000 रुपीज़ है फ्रॉम मार्केट फॉर द सेम वर्क, वो मार्केट से जो है 12,40,000 रुपीज़ लेता है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने कितने में दिया है, 12 लाख में दिया, ठीक है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बॉस किसको लेंगे, वैल्यू किसको लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 12,40,000 रुपीज़ वैल्यू लेंगे, 12 लाख नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट आ रहा है इन दोनों का बीच में, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ना, ये यहाँ पे देखो मिस्टर शर्मा जो है ना, मिस्टर शर्मा इसके पास ना दो जो है कंपनी है, इसकी दो कंपनी है, एक तो XYZ लिमिटेड है, एक है ये वेल इवेंट्स वाली, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसने इसको सप्लाई कर, इसको जो है क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तब इसने जो है चार्ज कितना किया है, 12 लाख रुपीज़ है। मार्केट में कितना वो हो रहा है, मार्केट में जो है 12,40,000 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे ये वाली मार्केट वाली जो वैल्यू है ना, वो लेंगे, ठीक है। लो ये वाली बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इसमें ना एक प्रिंसिपल है, सप्लाई किया है ग्राउंड नट्स टू इस एजेंट को क्या किया, सप्लाई किया है ग्राउंड नट्स, वैल्यू जो है ना, सप्लाइंग ग्राउंड नट्स लाइक काइंड एंड नेचर, यानी कि तुम जो है मूंगफलियाँ होती है ना, ये ऐसे ये मूंगफलियाँ सप्लाई, इसकी जो मार्केट वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 5,000, नहीं मार्केट वैल्यू नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि लाइक क्वान्टिटी, यानी कि इसकी जैसे ही सेम इसके जैसे एक कुछ मूंगफली है, ग्राउंड नट्स है, उसकी जो वो सप्लाई करता है 5,000 रुपीज़ में, ठीक है ना, पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ द सप्लाई। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर है, वो सप्लाई करता है सेम इसके सेम ऐसा वाला, वो सप्लाई करता है 4,500 अंदर 4,550 इतने में वो क्या करता है, पर क्विंटल में सप्लाई करता है, उसकी प्राइस इतनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सप्लाई क्या लेंगे, तो इस केस में ना हमें क्या करना है कि इसका ना वो निकालना है 90%, इसका 90% निकालेंगे, इसका जो है 90% निकालेंगे, ठीक है। देखो 10% निकालेंगे 500 हो जाएगा, 500 का माइनस कर लेंगे, 5,000 में से क्या हो जाएगा 4,500, मैं ऐसे निकालती हूँ, ठीक है। तो 4,500 का हो गया, हमारा 90% हो गया, तो 4,500 जो है ना वो हमारी होगी वैल्यू सप्लाई, वो
सप्लाई इतना मिल रहा है कितने में, वैल्यू सप्लाई मेड बाई द प्रिंसिपल शेल बी 4550 पर क्विंटल, और वेयर ही एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू शेल बी द 90% ऑफ 5000 दैट इज 14500। ये ऐसा बोल रहा है कि वॉस तो होगा ये, क्योंकि ये इंडिया मतलब जो दूसरा पर्सन है वो इस वैल्यू में जो है सेल कर रहा है, बट अगर वो एक्सरसाइज करता है ये ऑप्शन 90% वाला ऑप्शन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। ये ऐसे बात बोल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए हुए कि अगर 30 रूल में क्या लिखा है, मतलब वैल्यू सप्लाई कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। 31 रूल में क्या दिया हुआ है कि अगर जो है हम रेसिजुअल मेथड से निकालेंगे, यानी कि हम कोई भी रीजनेबल मीन्स ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि कोई भी हम अपने रीजनेबल मीन्स से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, कोई प्रिंसिपल्स वगैरह यूज़ करके। जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तो प्रोविजन है, ये रहा इलस्ट्रेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स है प्लान कर रहा है विजिट करना है कैलिफोर्निया को, यूएसए, ठीक है, टू मीट कजिन को मीट करने के लिए। फॉरेन करेंसी जो है ना, यहाँ पे फॉरेन करेंसी वाली बात है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमको। देखो इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली। इसमें देखो क्या करना है हमें, जो भी हमारे करेंसी होती है, हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं ना, जो भी डिफरेंस होता है ना बाइंग एंड सेलिंग रेट में, ठीक है ना, और रेफरेंस रेट जो भी होती है, रिजर्व बैंक की रेफरेंस रेट होती है, वो उसको माइनस करना है हमें किससे, बाइंग रेट से, बाइंग या फिर सेलिंग रेट से, ठीक है ना, एट द करेंसी एट द टाइम। उसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट ऑफ करेंसी। अगर हमारा रेफरेंस रेट नहीं दिए हुए ना, रेफरेंस रेट आरबीआई की, तो हम उसका 1% ले लेंगे। देखो मैंने ना कोई यहाँ पे क्वेश्चन से सिखाती हूँ, मेरे को जान दो, क्वेश्चन से करूँ, क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक वो पर्सन है जो कैलिफोर्निया विजिट कर रहा है, ठीक है, अपने करेंसी विजिट करने के लिए। उसने करेंसी लिए यूएस डॉलर में फॉर ट्रैवल, कन्वर्ट किया इसने $500 फ्रॉम ऑथराइज मनी चेंजर 82 रुपीज़ पर यूएस डॉलर, ठीक है ना। उससे रिसीव हुआ है 41,000। अब आरबीआई की जो रेफरेंस रेट जो है ना वो कितनी है, 82.50। तब हमें क्या करना है, इसमें से डिफरेंस निकालना है 82 और 82.50 से, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0.50 का। इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी ना तो आ जाएगा 0.50 का, राइट, माइनस करेंगे 0.50 आ जाएगा, 0.50 रुपीज़, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितने से हमने क्या था, $500 किया था ना, 500 से 25,000 हो जाएगा, 25,000 नहीं होगा, 2500 होगा, ठीक है। तो 2500 भी नहीं, 250 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे तो अलग तरीके से किया है, यहाँ पे कैसे किया है कि उसने जो भी 82.50 जो है उसे इसने मल्टीप्लाई किया है, मतलब जितने में जो है रेफरेंस रेट है उसको मल्टीप्लाई किया है यूनिट से, फिर इसने क्या किया, उसको जो है माइनस कर दिया उसके जो भी मनी था 41,000 उससे, तो उसको आ गया 250 रुपीज़। अगर हमें ये नहीं दिया होता ना तो हम कैसे करते हैं, हमारा जो भी ये है इसको मल्टीप्लाई करते इससे, नहीं सॉरी, इन दोनों में से वैल्यू निकाल देते, फिर इन दोनों में से जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करते इससे, तो हमारा आंसर मिल जाता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया हुआ ना तो उसको ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके मेथड से। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हमें रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ होता, नॉट अवेलेबल, इफ़ द रेफरेंस नॉट, तो 1% ले लेते हैं। किसका 1% ले लेते हैं, ये जो 41,000 है ना ये ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस रेट यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ है। अगर ये हमारे पास नहीं होता ना, ये काट, अगर मैं इसको काट दूँ, ये नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करती तो हमारे पास ये आता, और इसका हमें मल्टीप्लाई करते कितना, 1%, वो हमारा वॉस बन जाता, दैट इज़ 4,410, ठीक है। फिर ये भी एक एग्जाम्पल ही है, इसमें क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट सर्विस फर्म है इंगेज इन द हैंडल ऑफ लीगल वर्क, इनकॉर्पोरेट किया है कंपनी, अदर देन सर्विसेज फीस ऑल्सो रिकवर्स फ्रॉम XYZ लिमिट प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन फी और अप्रूवल फी फॉर द सेम नेम पेड, ROC को पे किया है उसने, फीस भी है जिस रजिस्ट्रेशन की, फी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ द नेम आर कंपलसरी, जो फी चार्ज किया वो कंपलसरी था, लिवेड ऑन XYZ लिमिट प्राइवेट लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड जो है मेनली एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट की, अभी यहाँ पे क्या एक प्योर एजेंट की तरह वो एक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो ABC लिमिटेड है वो हैंडल करता है लीगल वर्क, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, पर्टेनिंग टू, उसने इनकॉर्पोरेट किया है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड इनकॉर्पोरेट किया है। अब इनकॉर्पोरेट किया तो इसकी फीस लगी कुछ, किसकी फीस लगी, ROC की,
ये अपनी फ़ीस की बात नहीं कर रहा, जो काम किया ROC में की फ़ीस लगी हुई, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने होते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, तो उसके लिए जो फ़ीस लगी है उस फीस को जो है इसने पे किया है, किसने, ABC ने पे किया है ROC को। तो यहाँ पे जो है ये एज ए प्योर एजेंट एक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं प्योर एजेंट, क्योंकि पे ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है किसी से ROC। यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन, दैट इज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिसिंग, इसने चार्ज किया है 1,18,000 इंक्लूडिंग GST, ठीक है, और 18% जो है चार्ज किया है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि हमारी वैल्यू सप्लाई क्या होगी। तो जब भी यहाँ पे अगर हमें ऐसा बोला हुआ हो कि कोई भी वैल्यू दी हुई है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, इसके अंदर इंक्लूडेड है GST, तो और उसमें रेट भी दी हुई है कि इस रेट पे एक्सपाइजेड लिमिट, एक्सपाइजेड तो नहीं बोल सकते, एक्स रेट पे हमें जो है अगर हमें कोई यहाँ पे बताया हुआ हो तो उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें रेट होती है ना उससे हम डिवाइड करना है, जो अमाउंट ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसको डिवाइड कर दूँगी मैं अपने रेट से। 18% रेट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं 1,18,000 को जो है डिवाइड करूँगी इससे 18% से, तो मेरे को आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, कैलकुलेटर में दिखाती हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, 1,18,000 दिया हुआ है, इसको मैं डिवाइड करूँगी कितने से, हमारा जो 18% का जो था ना उससे, इसमें तो लगा है, एक सेकेंड वही हो गया, वेट, ओके सॉरी आई बात, मेरे को ना क्या करना था कि 1,18,000 को ना डिवाइड करना था 118% से, तो मेरे को आएगा आंसर दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा रेट दिया हुआ हो ना, ये है हमारा रेट, सॉरी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू वॉस, ठीक है, मतलब जब भी हमें ऐसा दिया हुआ हो रेट, तो उससे हमें किससे करना है, जो भी रेट दी हुई है ना उसमें ऐड करना है 100, तो वो आ जाएगा हमारा 18 दिया हुआ है तो 100 ऐड करेंगे, 18% डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये एक थोड़ा सा पॉइंट स्लिप हो गया था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 118 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 18 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम 18 बंद करेंगे तो वो आएगा आंसर ऐसे, बट एक बार ऐसे भी देखते हैं, ऐसे होता नहीं होता, इसमें जैसे दिया हुआ ऐसे करके देखते, एक मिनट जाओ, ठीक है। यहाँ पे 118 लाख जो भी है, 1,18,000 जो भी है, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 18 से, डिवाइड करती हूँ मैं 118 से, तो मेरे को इतना नहीं, वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1,00,000 रुपीज़ आएगी वैल्यू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट बड़ा नहीं है इतना, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्या है, सप्लाई करता है 7 लाख का इस TK सर्विसेज को, ठीक है, कौन, निशा एंटरप्राइज। इसमें जो है टैक्स भी लेवाइड थी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की, वो है 75,000 की, CGST SGST दिया हुआ है 3,700, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको देखना मत, ये सॉल्यूशन है, बाद में बताऊँगी मैं, जानना इसको जाने दो, कोई नहीं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है SGST CGST दिया हुआ है, पैकेजिंग चार्जेस जो है इंक्लूडेड नहीं है प्राइस में, दैट इज़ 15,000 का, फिर सब्सिडी मिला इस 13,000 MGO से, सेल ऑफ सच गुड्स, और प्राइस जो मेंशन है आफ्टर द टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है ना। और ये जो है डिस्काउंट दिया हुआ है कितना है, 1% का, तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू सप्लाई निकालना है, तो ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाजू में सोल्यूशन मिल गया। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले जो है, देखो मैं बताती हूँ, पहले हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको ऐड माइनस करना है, 7 लाख, इसमें से हम इसमें ऐड कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स को, CGST को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये जो है हमें टैक्स हो जाएगा, ये ऐड नहीं करना है। हमने पहले भी देखा था कि CGST और SGST जो भी है उसको एक्सक्लूड करके, IGST जो है तो उसको भी एक्सक्लूड करके जो है हमें जब भी टैक्स होगा ना वो हमें लेना है, इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको जो है ऐड करेंगे, हमारा क्या है, पैकेजिंग के चार्जेस हैं, फिर इसने सब्सिडी लिया ये भी हम ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, और फिर डिस्काउंट दिया है हमें 1% का, इसका माइनस कर देंगे, 1% का इसका 1% कितना हो जाएगा, 7,500, ये ना, इन सबको ऐड करना है बस। यहाँ पे दिया हुआ एक्सेसिबल वैल्यू कितने हैं, ये वैल्यू सप्लाई पूरा टोटल करेंगे ना तो वो आ जाएगी ये
यहाँ पे लिखना है नोट में किसी जैसे इज नॉट इंक्लूड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई रैदर टैक्स पोस्ट डिटर्मिनेशन ऑन टैक्स ऑफ द सेम, मतलब आफ्टर जो ये होता है डिटर्मिनेशन उसके बाद में टैक्स किया जाता है। इसलिए सब्सिडीज इन रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल, इसको ऐड बैक कर दिया हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई, डिस्काउंट जो भी था बेस ऑन बेसिक प्राइस इज एक्सक्लूडेड। बस खत्म, वैल्यू सप्लाई खत्म हो चुका है यहाँ पे गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर जो है मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो हम उसमें जो है क्या लेते हैं, मूवमेंट टर्मिनेशन लेते हैं। टर्मिनेट जब हमारे प्लेस से टर्मिनेट हो रहा है ना कोई गुड्स, तो जब टर्मिनेट हो रहा है ना, जहाँ से टर्मिनेट हो रहा है उस प्लेस को जो है हम ले लेते हैं एज ए प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये सारा प्लेस ऑफ सप्लाई की चीज़ें दी हुई है। डिलीवर कर रहे हैं थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पर, थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पर देखो डिलीवर कर रहे हैं, तो सब हम क्या लेंगे, पूरा थ्योरी है ये। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कहाँ हैं। ये भी एग्जांपल ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला एग्जांपल है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, लोकेशन ऑफ जब इंपोर्ट कर रहा है इनकी, अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो मेरा लोकेशन, और अगर जो है सामने वाला इंपोर्ट कर रहा था वो उसका लोकेशन। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ आउटसाइड इंडिया, तो उसका लोकेशन जो भी है वो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है वो। ये एग्जांपल है, चलो देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो ये देख लेते हैं। ए है लिमिटेड है बड़ोदरा में गुजरात सप्लाई कर रहा है स्टील स्ट्रक्चर्स होता है टू महमूद रहमान ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। सप्लाई कहाँ पे कर रहा है, स्टील स्ट्रक्चर्स टू महमूद रहमान, बांग्लादेश के रहने वाला है। और गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ है थ्रू लैंड कस्टम स्टेशन इन वेस्ट बंगाल कंसाइन्ड टू ढाका एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है बांग्लादेश में, वो हमारे बांग्लादेश में जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, IGST चार्ज। तो जहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं ना वो जगह जो भी है वो हमारे बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये नासिक है सप्लाई करता है डायनेमिक केमिकल्स मुंबई बट ऑन डायरेक्शन ऑफ लिमिटेड डायरेक्शन पे उसने सप्लाई किया है दूसरे पर्सन को। कंसाइन द गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, रामा कंपनी इन श्रीलंका में कंसाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजेक्शन एज बिटवीन टी लिमिटेड एल लिमिटेड प्लेस ऑफ प्राइस महाराष्ट्र बन जाएगी प्लेस लिमिटेड बीइंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एल लिमिटेड। देखो टी लिमिटेड कहाँ का है, नासिक का है। नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सप्लाई करता है डाइंग केमिकल्स किसको, एल लिमिटेड को। कहाँ का है वो, मुंबई का। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, नासिक और मुंबई दोनों भी है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ऑन द डायरेक्शन ऑफ एल लिमिटेड जो है उसके डायरेक्शन पे एल लिमिटेड वही उसी का ही है। कंसाइन द गुड्स डायरेक्टली टू इट्स कस्टमर्स, अब वो कंसाइन किसको कर रहा है, रामा कंपनी को, वो कहाँ पे, श्रीलंका में। तो यहाँ पे जो है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो महाराष्ट्र बनेगा। क्यों, क्योंकि सप्लायर है ना उसका प्लेस जो है हम ले लेंगे, उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो किसका, एल लिमिटेड का। सेकंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो सेकंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन होगा एल लिमिटेड और रामा लिमिटेड के बीच में, मतलब पहले क्या हुआ, टी ने एल को दिया, अब एल ने रामा को दिया, ठीक है। तो टी और एल के बीच में जो भी हुआ उसमें हम कौन सा लेंगे, महाराष्ट्र ले लेंगे। और एल और इसके बीच में जो भी हुआ उसको हम क्या लेंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए श्रीलंका ले लेंगे, बीइंग द लोकेशन, तो इसके लिए श्रीलंका ले लेंगे, श्रीलंका जो भी है वो प्लेस बन जाएगा। फिर ए है लोकेटेड जयपुर, इंपोर्ट करता है गुड्स फ्रॉम जी इंक ऑफ जर्मनी एंड गुड्स जो एंटर होता है इंडिया में थ्रू चेन्नई पोर्ट के थ्रू एंड फाइनल ट्रांसपोर्ट होता है जयपुर में। इन दिस केस जो है प्लेस ऑफ राजस्थान बन जाएगी, बीइंग द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहाँ का था, जयपुर का था, इसीलिए ये वाले पॉइंट ही है यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, उसी का पॉइंट दिया हुआ है ये वाली। बस इससे क्वेश्चंस कहाँ हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, यही है क्वेश्चन। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है। इसमें ना रिसीवर की और इमूवेबल प्रॉपर्टी की और सप्लायर की तीनों की लोकेशन दी हुई है। अब हमें देखना है कहाँ पे किसकी लोकेशन जो है वो पॉस बनेगी, प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, ठीक है। तो एक्स है सिविल कॉन्ट्रैक्टर, लोकेटेड कहाँ पे, डिफरेंट स्टेट्स में, वो डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है भाई। तो प्रोवाइड करता है सप्लाई सर्विसेज बाई मिस्टर वाई को फॉर हिज फैक्ट्रीज एंड लोकेटेड ऑफिसेज लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे अराउंड द वर्ल्ड उसकी जो है फैक्ट्रीज लोकेटेड है, वहाँ पे वो सर्विसेज दे रहा है, ऑफिसेज लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, दिल्ली
सप्लायर दिल्ली का है। रिसीव कहाँ कर रहा है? पंजाब में। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे? उड़ीसा में। तो हम यहाँ पे जो है जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना, उसकी जो भी प्लेस होगी ना, उसको हम ले लेंगे बॉस, उसकी प्लेस को हम बॉस लेंगे उड़ीसा में, और यहाँ पे लगेगा IGST। हरियाणा का सप्लायर है, रिसीव कर रहा है। रिसीवर कहाँ का? पंजाब का। वेस्ट बंगाल में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे होगी वो ले लेंगे। फिर इटली का जो है सप्लायर है। उत्तर प्रदेश का रिसिपिएंट है, ठीक है। और इटली में जो है क्या हो रहा है? लोकेशन है उसकी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? उत्तर प्रदेश लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आउटसाइड इंडिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम जब भी रिसीवर है ना, उसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, प्लेस होगी, उसको हम ले लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे लगेगा IGST। दिल्ली का सप्लायर है, राजस्थान में जो है सर्विसेज दे रहा है, मतलब वहाँ का रिसिपेंट है। एंड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली जो होगी वो हमारे बन जाएगी प्लेस ऑफ यहाँ पे लगेगा कौन सा? दिल्ली का GST, स्टेट GST एंड CGST। फिर है फ्रांस की बात है, यहाँ पे रिसिपेंट का है फ्रांस का है। कनाडा में जो है प्रॉपर्टी है, सप्लायर बस इंडिया का है, तो यहाँ पे क्या होगी? GST लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है सप्लाई रिसिपेंट और प्रॉपर्टी दोनों भी आउटसाइड इंडिया है। फ्रांस जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लंडन ऑफ द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज रेडिएट सप्लाईज एज इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे मैं देखा था ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है, ऊपर चलेगा अभी। तो आउटसाइड लोकेशन जो होता है ना, वो हमारा बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई। आउटसाइड इंडिया कहाँ पे है? फ्रांस। ना ऊपर था क्या? छूट तो नहीं गया नीचे का? एक सेकंड में ये कर लेते ना हम लोग। ओके, तो यहाँ पे जो है फ्रांस जो था वो हमारा बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये सीधे रेटेड सप्लाई है। फिर एग्जाम्पल ये दिए हुए पेजेस से ऊपर क्वेश्चंस की लगता नहीं है, ज़्यादा कुछ दिए गए हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर भी खत्म होने में आ गया, पूरा का पूरा GST का चैप्टर। ओके, चैप्टर खत्म ही है, खत्म हो चुका है, कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। MCQ दे रहे एक बार। PQR कंसल्टेंट से रजिस्टर्ड है, दिल्ली में प्रोवाइड करता है GST ट्रेनिंग एम्प्लॉयज से। पंकज लिमिटेड नोएडा में है, वो यूपी में, और रेफर फाइल करता है। लोकेशन से फाइल्ड लोकेशन, यानी कि लोकेशन क्या फाइल है, नाम क्या लिखा हुआ है उसमें? मणिपुर, ठीक है। पंकज लिमिटेड जो है रजिस्टर्ड है GST में, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो है हमें प्लेस ऑफ दे दिया जाएगा सेम मणिपुर। मणिपुर क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि हमारा जो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, PQR जो कंसल्टेंट है वो दिल्ली का है। GST प्रोवाइड GST ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ऑफ पंकज लिमिटेड। पंकज लिमिटेड कहाँ का है? पंकज लिमिटेड, पंकज एंड कंपनी, वो है नोएडा की। पर उसने रजिस्टर क्या नाम, नेम क्या फाइल किया हुआ है? नेम है मणिपुर। तो जो चीज़ रिकॉर्ड की हुई है ना, उस प्लेस को हम क्या मानेंगे? अपना ये प्लेस ऑफ सप्लाई, वो है मणिपुर। अगर रिकॉर्ड की भी नहीं होती ना, तो हम ले लेते वो वाली जो प्लेस है ना, वो नोएडा वाली, नोएडा ही थी ना यहाँ पे। अभी बताना है, सेक्शन बताना है कि CGST जो है सेक्शन, कौन सेक्शन में जो है टॉस लगता है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 12 IGST। ये आंसर B। अब है ये डिस्काउंट है, शेल बी एक्सक्लूडेड। कौन सा डिस्काउंट जो एक्सक्लूड हो जाएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई। तो स्टैगर्ड डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू डिस्काउंट एस्टैब्लिश्ड बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे जो है सारा का सारा डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, एक्सक्लूड हो जाएगा सारा का सारा। फिर D है ना आंसर। फिर हमारा ये धैर्य है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कितना, जहाँ पे जयपुर में है। प्लेस करता है ऑर्डर हैम लिमिटेड इन न्यू दिल्ली फॉर डिलीवरिंग अ पार्सल टू मिस्टर लकी हु इज एट कानपुर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? धैर्य लिमिटेड, धैर्य जो है मिस्टर धैर्य, वो उसका रजिस्टर्ड PPOB बोलते हैं इसको हम, PPOB प्लेस ऑफ बिजनेस है, जयपुर में है। प्लेस करता है ऑर्डर कहाँ पे? टू हैम लिमिटेड, वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। डिलीवर द पार्सल टू लकी, लकी को पार्सल हो रहा है, यहाँ पे अलग पर्सन आ गया दूसरा लकी, वो कहाँ पे है? कानपुर में है।
तो यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ क्या बनेगा, जयपुर। जो ये ना प्रिंसिपल जिसने बोला है सप्लाई करने का, उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो हमारा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडरेशन इज पेड इन नॉट इन होल्डली इन मनी एंड ओपन मार्केट वैल्यू जो है इज नोन इज ऑल्सो नोन। तो इस केस में हम करेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू इन द कंसिडरेशन पेड इज नॉट होल्डली इन मनी, मतलब पूरा मनी में नहीं कर रहे हम, थोड़ा बहुत काइंड में, जैसे हमने देखा था ना कि एक तो हम जो है लैपटॉप ले रहे हैं और लैपटॉप के साथ हम प्रिंटर को जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या लेंगे, तो ओपन मार्केट वैल्यू भी जो है नोन है, उस केस में हम क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है ना। बी अगर वो नोन नहीं होते क्या लेते हैं हम लोग, जो भी हमारा वो है ना दोनों को जो मिलाएंगे प्रिंटर के वैल्यू और इसको जो जिसने हम खरीद रहे हैं वो वैल्यू मिलाएंगे तो हमारा बॉस बन जाता। बस खत्म, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। बस ये हमारा चैप्टर पूरा एंड होता है। ओके, सो नेक्स्ट आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन अनदर चैप्टर ऑफ मे बी और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वी विल सी इन द अनदर वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।